Assalamu alaikum students. This is Taha Popatia from the platform of IQ School of Finance. आज के इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कैपिटल रैशनिंग। सो हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं कैपिटल रैशनिंग के हवाले से। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कैपिटल रैशनिंग, नंबर 2 सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग और नंबर 3 मल्टीपल पीरियड्स या मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग। सो पहले हम समझते हैं कि कैपिटल रैशनिंग का आखिर मतलब क्या है। कैपिटल रैशनिंग की अगर डेफिनेशंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल रैशनिंग अकर्स when there is not enough capital available to invest in every project that has a positive net present value। हमने ये पढ़ा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोजेक्ट ए है जिसकी एनपीवी पॉजिटिव 5 मिलियन है, एनपीवी बी है जिसकी एनपीवी पॉजिटिव 7 मिलियन है, एनपीवी सी है, प्रोजेक्ट सी है जिसकी एनपीवी पॉजिटिव 7 मिलियन है। तो हमें तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स ने या नेट प्रेजेंट वैल्यू के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट करें और अगर एनपीवी नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट ना करें। बहरहाल समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हमारे सामने होते हैं कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फ़ायदा ही होगा, यानी कि उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अलबत्ता हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि हम वो सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ अंडरटेक कर सकें। इसी तरह से लेट से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसको पता है कि मैं बिज़नेस ए करूँगा तो भी पैसे कमाऊँगा, बिज़नेस बी करूँगा तो भी पैसे कमाऊँगा, और लेट से दोनों बिज़नेस आपके दिन के 8-8 घंटे डिमांड करते हैं। बहरहाल क्योंकि आप एक सिंगल इंसान हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे हैं तो आपने डिसाइड करना है कि मैं बिज़नेस ए करूँ या बी करूँ। ऑल्दो दोनों प्रॉफिटेबल हैं और दोनों करते अगर तो हमें दोनों से प्रॉफिट हासिल हो रहा होता, बट क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिटेड था तो हमें एक स्पेसिफिक बिज़नेस डिसाइड करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेसेस में कभी कभार ऐसा होता है कि बिज़नेस के पास या फाइनेंशियल मैनेजर के पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है, बट उसके पास फंड्स सिर्फ और सिर्फ एक या मे बी 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं, और प्रोजेक्ट सामने ऐसे होते हैं कि 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एनपीवी पॉजिटिव है। तो उस फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि अब मैं अपने पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल किस जगह पर कर सकता हूँ या करूँ। क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स की एक शॉर्ट सप्लाई होती है तो हमें ये डिसीजन बहुत केयरफुली लेना पड़ता है। अच्छा, अब हम जब कैपिटल रैशनिंग की बात करते हैं तो 2 तरह की कैपिटल रैशनिंग्स हैं, यानी कि 2 वजूहात की बुनियाद पर या 2 ब्रॉडर कैटेगरीज़ की बुनियाद पर कैपिटल रैशनिंग एक कंपनी फेस करती है। या कंपनीज़ के पास आप कह सकते हैं कि फ़ंड्स क्यों लिमिटेड होते हैं, तो उसकी 2 रीज़न्स होती हैं। नंबर 1 एक चीज़ कहलाती है सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग, और ये सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग कंपनी के कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से अराइज होती है। एक और कैपिटल रैशनिंग कहलाती है हार्ड कैपिटल रैशनिंग, और ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अराइज होती है, यानी कि कोई ऐसा फैक्टर जो कंपनी के अपने कंट्रोल में ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग क्या है, सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग क्यों अराइज होती है। तो सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग की डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ रीजंस यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग क्या है? नंबर 1, मैनेजमेंट may be reluctant to issue additional share capital because of concerns that this may lead to outsiders gaining control of the business। लेट्स से एक बिजनेस का मैनेजर है, उसके पास 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन उसके पास पैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट करने के हैं। अब दूसरी भी एनपीवी पॉजिटिव वाला ही प्रोजेक्ट है और वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करता तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता। एक तरीका ये होता है कि मैं उधार लेकर वो इन्वेस्टमेंट करूं, दूसरा तरीका ये होता है कि मैं मज़ीद शेयर्स इशू कर कर और पैसे जनरेट कर कर इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू कर कर जो पैसे जनरेट हुए हैं या जो पैसे हासिल हुए हैं या जो पैसे मेरे पास आए हैं उन पैसों से वो बिज़नेस कंडक्ट करूं या वो एनपीवी जिसकी पॉजिटिव थी उस प्रोजेक्ट को परस्यू करूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनेजर्स नए शेयर्स खुद जानबूझकर इशू नहीं करते हैं। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि नए शेयर होल्डर्स आएंगे। जब नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ वोटिंग पावर होगा, और मैनेजमेंट ये नहीं चाहती है कि कोई नया शेयर होल्डर कंपनी में कंट्रोल हासिल करे या कंपनी का जो है वो शेयर होल्डर बने या कंपनी में वोटिंग राइट्स उसके पास जाएं। ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है।
सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशंस में लिमिट द इन्वेस्टमेंट टू अ लेवल दैट कैन बी फाइनेंस सोली फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। ऐसा हो सकता है कि कंपनी की एक पर्टिकुलर पॉलिसी है कि वो XYZ अमाउंट की फाइनेंसिंग रिटेन अर्निंग से ही करेगी, या नए प्रोजेक्ट्स के लिए जाएगी तो कंपनी ने एक चीज़ डिसाइड करी हुई है कि हम कहीं पे भी नई जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी रिटेन अर्निंग्स में जो बचा हुआ अमाउंट है उसी को इस्तेमाल कर कर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। थर्ड चीज़ क्या आती है, मैनेजमेंट में बी अनविलिंग टू इशू न्यू शेयर्स बिकॉज इट विल लीड टू डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। लेट्स से मे बी कंपनी के मैनेजर्स या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि कंपनी का EPS अर्निंग्स पर शेयर डाइल्यूट ना हो, और लेट्स से कंपनी को यूँ लगता है कि जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे और आने वाले साल में ऑल्दो हो सकता है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कंपनी का EPS या अर्निंग्स पर शेयर का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, गिर जाएगा, और इससे मार्केट में जो सिग्नल्स आएंगे वो इतने पॉजिटिव नहीं होंगे। सो ये कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कंपनी नए फंड्स ऑब्टेन करना पसंद ही नहीं करती है। वो कहती है कि जो करंट फंड्स हैं उसी से हम काम चलाएंगे। फिर आ जाता है हार्ड कैपिटल रेशनिंग। हार्ड कैपिटल रेशनिंग की भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, क्यों हो सकता है डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रेजिंग मनी थ्रू द स्टॉक मार्केट मे नॉट बी पॉसिबल इफ शेयर प्राइसेस आर डिप्रेस्ड। एज्यूम कर लें कि आप चाहते तो हैं कि नए शेयर्स इशू कर पैसा जनरेट कर लें, कोई पॉजिटिव NPV वाला प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन शेयर की प्राइसेस ही ओवरऑल मार्केट में कम हुई हुई है किसी भी फैक्टर्स की वजह से। मे बी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मे बी जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट करने हैं जिस स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हैं उस मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और पूरी स्टॉक मार्केट कम हुई हुई है। एक जो शेयर पहले 25 रुपये का था आजकल वो 10 रुपये या 5 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको पता है कि अब आप नए शेयर्स इशू करोगे तो आप इतने ज़्यादा फंड्स ही ऑब्टेन नहीं कर सकोगे कि आप आगे चल सको। सेकेंड चीज़ है, देयर में बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेंडिंग फ्रॉम द बैंक। आपने किसी बैंक से पहले से ही लोन लिया हुआ था और उस लोन लेने की एक कंडीशन ये थी कि आप मज़ीद लोन नहीं ले सकते, या आपने किसी बैंक से कोई लोन का एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि आपका डेट टू इक्विटी रेशो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता, या इस तरह की कोई बात लिखी हुई हो। थर्ड, कंपनी में बी कंसिडर्ड टू रिस्की टू बी ग्रांटेड फर्दर लोन, यानी कि कोई कंपनी को लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि लोग कंपनी को बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी समझते हैं। कंपनी का गेयरिंग रेशो बहुत बुरा है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो बहुत बुरा है, कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स नज़र नहीं आ रहे और इसलिए लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे। सो इन रीजंस की बेसिस पर कंपनी को फंड्स मिलने में मुश्किल हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग को, कि सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग क्या है। सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग तब अकर होता है जब कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स हो, बट ये जो लिमिट है ऑन द फंड्स ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हो। मिसाल के तौर पर लेट्स से एज्यूम कि आज 1 जनवरी 2024 है और मेरे पास 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, और उन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट आज चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद नहीं चाहिए। मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज फंड्स चाहिए, आज से 1 साल बाद नहीं चाहिए, और आज ही मुझे लग रहा है कि फ़ंड्स की तंगी है या फंड्स की कमी है और इसीलिए दोनों प्रोजेक्ट्स में अंडरटेक नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ये मालूम है कि काश अगर ये पैसे 1 साल बाद चाहिए होते या 1 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट में मज़ीद पैसे लगाने होते तो मेरे पास फंड्स अवेलेबल होते। यानी कि पैसों की कमी है, अलबत्ता वो पैसों की कमी सिर्फ 1 ही साल के लिए, तो हम कहते हैं कि सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग एग्जिस्ट करता है। सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग की अभी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे तो फर्दर क्लैरिफाई होगा कि सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग को किस तरह से मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग से डिस्टिंग्विश करना है और सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के सवालात को किस तरह से एड्रेस करना है। जब हम सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग की बात करते हैं तो उसके सवालात को सॉल्व करने के लिए या सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के वर्ड प्रॉब्लम्स को या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक और बात समझनी पड़ती है, और वो ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स को हम डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कहते हैं और कुछ को हम इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स कहते हैं। क्योंकि सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग में डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से सिनेरियो को डील करना और सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग में इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कैपिटल रेशनिंग को डील करना एक मुख्तलिफ बात है। सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। अब डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप फ्रैक्शन में अंडरटेक कर सकते हैं, यानी कि जो पार्शियली अंडरटेक किए जा सकते हैं, जिसको 100% अंडरटेक करना ज़रूरी नहीं है, 30, 40, 50 या 60% भी अंडरटेक किए जा सकते हैं। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसको हम डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कहते हैं।
मिसाल ले लेते हैं, लेट से एक कंपनी है और उसके सामने एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट ए में 15,000 रुपयों की इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, यानी कि 15,000 रुपये आपकी जेब से लगेंगे, 15,000 रुपये उस प्रोजेक्ट को चाहिए, 15,000 रुपये आपकी जेब से कैश आउटफ्लो होगा, 15,000 रुपये में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और लेट से उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 8,000, यानी कि 8,000 वो आपको कमा कर दे रहा होगा। अब लेट से ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको आप 50% अंडरटेक भी कर सकते हो, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15,000 रुपये लगाकर और 8,000 रुपये की एनपीवी जनरेट करो, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि आप 15,000 के बजाय 7,500 रुपये लगाओ और 7,500 रुपये लगाकर 4,000 रुपये की एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू को जनरेट कर लो। सो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पार्शियली अंडरटेक हो सकते हैं, 50%, 30%, 40% अंडरटेक हो सकते हैं, और उसको 100% अंडरटेक करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच मस्ट बी अंडरटेकन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मुझे 100% अंडरटेक करना है या नहीं करना, तो हम कहेंगे कि ये इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स है, इसको हम फ्रैक्शंस में, इसको हम पार्शियली, इसको हम 30 या 40% या 50% अंडरटेक नहीं कर सकते। या तो हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं या तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो डिविजिबल और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए, कुछ न्यूमेरिकल्स के ज़रिए ये देखते हैं कि हम डिविजिबल और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के केसेस को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो 100% अंडरटेक होंगे या तो फिर बिल्कुल भी अंडरटेक नहीं होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा जो कैपिटल रेशनिंग का हो और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स का हो, तो आपने ट्रायल एंड एरर वाला तरीका इस्तेमाल करना होता है। और लेट्स डिस्कस एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि ये ट्रायल एंड एरर वाला तरीका किस तरह से यूज़ हो रहा होगा। सो लेट्स एज्यूम कि आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं अभी करंटली वो 22 मिलियन रुपए हैं। 22 मिलियन रुपीज़ आर अवेलेबल विद यू फॉर इन्वेस्टमेंट। 22 मिलियन रुपए आपके पास अवेलेबल है और आपके सामने कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन्स पर भी आ रही होगी। लेट्स से प्रोजेक्ट ए है। प्रोजेक्ट ए जो है उसमें आज अगर आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो 9 मिलियन रुपए अपनी जेब से लगाने हैं। यह आपको 3.1 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर देगा। प्रोजेक्ट बी 6 मिलियन लेगा और आपको 2.2 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर देगा। प्रोजेक्ट सी 7 मिलियन रुपए आपकी जेब से लेगा, आपकी जेब से जाएंगे और उसके अगेंस्ट आप 2.5 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर सकते हो। प्रोजेक्ट डी 10 मिलियन रुपए आपकी जेब से जाएंगे और 10 मिलियन लगाकर आप 4.1 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर सकते हो। अब आपके पास 22 मिलियन रुपए ही हैं और ईयर नंबर 0 की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता हूं तो 9 + 6 दैट इज 15, 15 + 7 यानी कि 22, 22 और 10 यानी कि 32 मिलियन की ज़रूरत होगी। इतने पैसे तो मेरे पास हैं ही नहीं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। यानी कि अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप जो है वो कितना कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करें। अच्छा, ये इनडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। इनडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि या तो आप इसको 100% अंडरटेक करें या फिर आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसा नहीं कर सकते आप इसको पार्शियली अंडरटेक करें। सो हम करेंगे क्या, हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई अगर ए, बी और सी तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 22 मिलियन होगी, उसकी टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू 7.8 होगी। मिसाल के तौर पर कोई बी और डी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगेगी वो 21 मिलियन होगी, 1 मिलियन बच जाएगा और 6.3 मिलियन का मारा होगा। मिसाल के तौर पर कोई सी और डी में इन्वेस्टमेंट करता है तो 22 मिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट होगी और वो 6.6 मिलियन का मारा होगा। सो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपने मुख्तलिफ बनाने और फिर आपने देख रहा है कि बेहतरीन या बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि मैं ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को अंडरटेक करूँ, मेरी जेब से 22 मिलियन रुपए लगेंगे और 7.8 मिलियन की नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं कमा रहा हूँगा। इस तरह के जो मैंने 3 यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाए, इसी तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मजीद भी बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट्स पे कि डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के केस में क्या होगा। इन्वेस्टमेंट फंड्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर act as a limiting factor, and in order to maximize the overall net present value, management should rank the projects according to their profitability index. Divisible projects का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो मैं पार्शियली आधा 50%, 30%, 20% अंडरटेक कर सकता हूँ, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग विद डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले। यानी कि इफेक्टिवली आप ऊपर ये देखते हो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और नीचे आप ये देखते हो कि मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी।
सो मुझे ये पता चल जाता है कि हर एक रुपया जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मैं कितनी एनपीवी जनरेट कर रहा हूँ। चलें इसको भी एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स से आपके सामने 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, बी और सी। उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5, 10 और 3 है और उसकी जो एनपीवीज़ हैं वो 10, 12 और 9 है। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट ए अंडरटेक करूँगा तो मेरी जेब से 5 मिलियन रुपये लगेंगे और 10 मिलियन रुपये की एनपीवी जनरेट कर देगा वो। बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो 10 मिलियन लगेंगे और 12 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर देगा। सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो 3 मिलियन लगेंगे और 9 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर देगा। अब अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करूँ यानी कि एनपीवी को रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 2, 12 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1.2 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3। इससे हमारे पास रैंकिंग आ रही है कि सी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतर है, वहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास ए में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और उसके बाद हमारे पास सी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। यानी कि इस हिसाब से मुझे अपने जो पैसे हैं वो सबसे पहले कहाँ लगाने चाहिए? प्रोजेक्ट सी में लगाने चाहिए। कितने लगाने चाहिए? 12 मिलियन। लेट्स एज्यूम आपके पास 12 मिलियन रुपए है, आपने 3 मिलियन रुपए पहले सी में लगा देने हैं, वहाँ से आपने 9 मिलियन कमाना है। फिर आपके पास बच जाते हैं 9 मिलियन। वो 9 मिलियन में से आप 5 मिलियन लगा देने हैं ए में। जब आप 5 मिलियन ए में लगा देते हैं तो आपके पास फिर फर्दर पीछे 5 मिलियन बच जाते हैं, वो आपने बी में लगा देने हैं। अच्छा, अब ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ज़रा थोड़ा और समझते हैं। लेट से हम सी की बात करते हैं। सी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा था, सी की नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 9 मिलियन डिवाइडेड बाई सी की इन्वेस्टमेंट यानी कि 3 मिलियन। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास आंसर 3 आया। ये 3 आपको ये बता रहा था कि हर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मेरी कितनी एनपीवी जनरेट हो रही है। तो अगर मैं सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो हर 1 मिलियन जो मैं लगाऊंगा उसके अगेंस्ट में 3 मिलियन रुपए की एनपीवी जनरेट कर रहा हूं। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए में हर 1 मिलियन रुपया मैं जो लगाऊंगा उसके अगेंस्ट में 2 मिलियन की एनपीवी जनरेट कर रहा हूँगा। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये बेहतर है कि मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें मेरा हर 1 रुपया मुझे सबसे ज़्यादा कमा कर दे रहा है और इसी बेसिस पर ये रैंकिंग्स की जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग। मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का मतलब ये है कि फंड्स लिमिटेड हों बट सिर्फ और सिर्फ ईयर नंबर 0 पर नहीं, ईयर 1 पर भी, ईयर 2 पर भी या एक से ज़्यादा सालों में। सो मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। व्हेन देयर इज अ लिमिट ऑन द अवेलेबल फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर अ डिफरेंट टेक्निक इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम। दिस टेक्निक इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मेरे पास सवाल में एक से ज़्यादा सालों में फ़ंड्स की लिमिटेशन हो तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में कुछ बेसिक्स हम पढ़ने से पहले एक इसको वाइंड अप कर और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग कैसे हो सकता है। लेट से आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एक्स, वाई और जेड। इन तीनों में आपको ईयर नंबर 0 पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और ईयर नंबर 1 पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट एक्स में आपको ईयर नंबर 0 पर 5 मिलियन रुपए और ईयर नंबर 1 पर 3 मिलियन रुपए मजीद अपनी जेब से लगाने देंगे, लेकिन इसकी लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी जो एनपीवी है वो 4 मिलियन है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट वाई जो है उसमें आपको अपनी जेब से आज 3 मिलियन और 1 साल बाद 2 मिलियन मजीद लगाने होंगे और आपकी इसकी एनपीवी है 3 मिलियन। प्रोजेक्ट जेड जो है उसमें 4 मिलियन आज लगाने पड़ेंगे और 2 मिलियन मजीद 1 साल बाद लगाने पड़ेंगे और उसकी एनपीवी है 2 मिलियन। अब जो आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं वो ईयर नंबर 0 पर 10 मिलियन है और ईयर नंबर 1 पर 5 मिलियन है। यानी कि अगर ईयर नंबर 0 की बात करें और ऑल्दो तीनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव है, तीनों को अंडरटेक करता हूं तो मुझे 5, 3 और 4 यानी कि 12 मिलियन की ज़रूरत है। मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन। ईयर नंबर 1 पर 3, 2, 2 यानी कि 7 मिलियन रुपए के फंड्स की ज़रूरत है और मेरे पास है सिर्फ लेट्स एज्यूम के 5 मिलियन। सो अब मैं हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और ये मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग है क्योंकि इसमें ईयर नंबर 0 पर भी फंड्स चाहिए थे, वो भी पूरे नहीं है और ईयर नंबर 1 पर जो फंड्स चाहिए वो भी मेरे पास पूरे नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम कुछ इनइक्वलिटीज़ बनाएंगे। वो इनइक्वलिटीज़ आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, विच इज़ 5x + 3y + 4z इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 और 3x + 2y + 2z इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 5। और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा 4x + 3y + 2z। सो इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि मैं इनइक्वलिटीज़ बना रहा हूँ कि भाई मेरे पास इस साल टोटल जो फंड्स अवेलेबल हैं जो x, y और z में इन्वेस्टमेंट होंगी वो फंड्स 10 मिलियन या उससे कम हो सकते हैं और दूसरे साल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके पास 5 मिलियन या उससे कम होगी। मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग है सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटीज़ बनाना अभी सीख लें, बाकी मजीद चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।